वेलकम सभी बच्चों का। मैं अशोक कुमार। सरकारी नौकरी की इस मुहिम में 2024 आपने टारगेट बनाया है और मैं आपके लिए आपका सारथी बनने के लिए तैयार हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जाना था लास्ट लेक्चर में कि बच्चा विभिन्न विभिन्न साइडें ले लेता है। बच्चा आर्ट साइड से पढ़ता है, बच्चा कॉमर्स से पढ़ता है, बच्चा साइंस साइड से पढ़ता है। लेकिन हर एक माता पिता का एक ही सपना होता है और हर एक बच्चे का एक ही सपना होता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन उसकी सरकारी नौकरी किस लिए नहीं लग पाती? क्योंकि वो साइड विशेष से पढ़ा होता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सभी साइडों से समेत। आर्ट साइड से भी क्वेश्चन आएगा, साइंस साइड से भी आएगा और कॉमर्स से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक तरीका बताया था आपको कि लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपका जो गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेबस है, गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेबस है वो क्या है? वो आपका 4 खंडों में बटा हुआ है। एक जीएस, एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक लैंग्वेज। और जीएस में मैं पोर्शन स्टार्ट कर चुका था आपके लिए। तो जीएस में हमने भूगोल स्टार्ट किया था, जीएस में भूगोल को स्टार्ट किया था और कैसे कैसे एक क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ोगे। यदि आप लगातार प्रयास करोगे तो 8 से 9 महीने में पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में दे दूंगा, पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में दे दूंगा। तो पहले सब्जेक्ट के रूप में आपने भूगोल स्टार्ट कर लिया था और भूगोल में जो आपने जाना था बिल्कुल जीरो से जाना था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जाना ज्योग्राफी क्या है? तो आपने जाना था ज्योग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? द अर्थ। ग्राफी का मतलब टू स्टडी। ठीक है, यानी कि भूगोल भूगोल भूगोल। और ये भी मिथक आपका टूट गया है कि भू क्या है? गोल नहीं है, भूगोल नहीं है। यानी कि ज्योग्राफी में हम भूमि के बारे में स्टडी करेंगे, इसके एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके ऊपरी भाग के जानकारी लेंगे। और भूगोल नहीं है, ये कैसी है? डिवाइड शेप है। और क्रमबद्ध तरीके से स्टडी में हम पहले चैप्टर की तरफ मूव करे थे। ये आपका इंट्रो था और पहला जो चैप्टर था वो था जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियो का मतलब तो आप पहले जान चुके हैं, द अर्थ। और मार्फो का मतलब आकृति और लॉजी का मतलब स्टडी। वो भी कैसे? क्रमबद्ध तरीके से। और क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करने को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी कि भू आकृति विज्ञान पहले चैप्टर का नाम हुआ था। और फिर आपने इसके इंट्रोडक्शन में सीखा था कि क्या इस चैप्टर के अंतर्गत हम भूमि की आकृति, इसकी संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आकृति में आप देख रहे थे क्या? भूमि की आकृति कैसी है? जियोइड शेप की है। ऊपर से इसकी वृत्त कम है और नीचे से वृत्त कम है। बीच में से क्या है? शेप उभरी हुई है और वृत्त ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो इस प्रकार के डिजाइन को नाम दिया था जियोइड शेप। क्या है? जियोइड शेप। तो ये आपने जाना जियोइड शेप। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड शेप। बचपन से लेकर आप बड़े हो गए हैं और आज तक आपको ये नहीं पता चला आपकी माँ का आकार कैसा है, आपकी माँ की शक्ल कैसी है। तो धरती माँ की शक्ल कैसी है? जियोइड शेप है। ये त्रिभुजाकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, ये वर्गाकार नहीं है, ये आयताकार नहीं है। इसकी शेप कैसी है? जियोइड। और जियोइड शेप की डेफिनेशन क्या है? ऐसी आकृति जो चौड़ाई में ऊपर से कम हो और नीचे से चौड़ाई में कम हो, बीच में से क्या है? चौड़ाई ज्यादा हो और उभरी हुई शेप में हो, तो जियोइड शेप है। यदि हम बात करते हैं बिल्कुल जीरो से, तो हमने पहला टॉपिक लिया था इसमें क्या? ये संरचना वाला। और दूसरा टॉपिक लिया था क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी पे हमने देखा था कि पृथ्वी को या तो हम अंदर की तरफ से खोद के देख सकते हैं या हमारे चारों ओर जो आवरण दिखाई देता है, पेड़ है, मैं हूं, आप हो, कार है, ठीक है, जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं पृथ्वी पर इस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी, जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी को यदि हम देखें तो संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बांट के हम स्टडी कर सकते हैं। एक ऊपरी भाग और एक क्या है? एक आपका आंतरिक भाग। तो ऊपरी भाग का टॉपिक आपका चल रहा था, आंतरिक भाग का टॉपिक मैं इससे आगे आपको बताऊंगा। पहले ऊपरी भाग को समझ लेते हैं। तो ऊपरी भाग में आपने देखा पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, जल राशि भरी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऊपरी भाग है, आज यदि देखें तो ऊपरी भाग क्या है?
ऊपरी भाग अलग अलग खंडों में दिखाई देता है, ये आपको 7 बड़े खंडों में दिखाई देता है। जो ऊपरी भाग है 7 बड़े खंडों में दिखाई देता है। कैसे होता है इनका निर्माण, कैसे हुआ था इसका निर्माण, इसके से हम जानेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, ये जुड़ा हुआ था, स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले ऊपरी भाग में किस चीज का निर्माण हुआ और कैसे ये इस एक भाग से ये आज 7 बड़े टुकड़ों में बढ़ गए हैं, तो इसके विषय में भी जानकारी लेंगे। तो ये क्या है कि पैंजिया है और आज ये एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये ओशनिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। इन सब के विषय में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी भागों में। जो ऊपरी भाग टॉपिक चल रहा है आपका, तो इसमें ऊपरी भाग में आपने ये देख लिया, विजुअलाइज कर लिया, क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ा सा ये देख लिया। अब एक छोटी सी बात इसमें और मेंशन करेंगे। तो ऊपरी भाग में अभी आपने देखा क्या है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, तो किस प्रकार की ऊंची नीची जमीन का निर्माण हुआ है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें ऊपरी भाग में से आगे, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच। तो प्राथमिक प्रकार के उच्चावच में जो मैंने अभी आपको बताया, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो सबसे पहले महाद्वीप बने हैं। कैसे बने हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर, ठीक है। तो महाद्वीप क्या है, महाद्वीप तो स्थलखंड है और महासागर क्या है, वो जलखंड है, ठीक है। ये पहला पॉइंट रहा आपका। अब लिखेंगे द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच। तो डैश लगा लिखेंगे द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में पर्वत, पठार, कोमा लगाएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, ठीक है। अरे जल राशि के अंतर्गत क्या है, द्वीप। द्वीप क्या होता है, यदि कोई जल है और उसमें क्या है, बीच में टापू है, चारों ओर जिसकी जल होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो द्वीप, प्रायद्वीप, सब कुछ सिखा दूंगा आपको, फिलहाल आप नोट कर लीजिए। ये क्या है, प्रायद्वीप आदि। तृतीयक प्रकार के चर्च लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, तृतीयक प्रकार के उच्चावच। उच्चावच से मतलब है ऊंचा नीचा स्थान, उच्चावच, ठीक है। तो इसमें है आप रखेंगे नदी, अपर्दन, अपक्षय, अपक्षय, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या होती है नदी, क्या होती है अपर्दन, कहां से नदी में पानी आता है, सब कुछ आपको बिल्कुल सिखा दूंगा, रटाना नहीं है, बिल्कुल सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका जो हमने ऊपरी भाग को कवर कर रहा। अब ये ऊपरी भाग में क्या महाद्वीप है, क्या महासागर है, कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, कैसे महासागरों का निर्माण हुआ है, अपने आप में क्या है, टॉपिक है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा पोर्शन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। आंतरिक भाग, आपका क्या है, आंतरिक भाग, इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं, आंतरिक भाग क्या है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 2 डालेंगे आपका, ऊपरी भाग समाप्त हुआ। अब कैसे क्वेश्चन ऊपरी भाग से आया हुआ है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, बताओ निम्न में से द्वितीयक प्रकार के उच्चावच में, बताओ निम्न में से द्वितीयक प्रकार के उच्चावच के अंतर्गत किसको रखा जाएगा, किसको रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए है महाद्वीप, ऑप्शन ए है महाद्वीप, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है पर्वत, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, जाएगा पर्वत, क्या है,
पर्वत। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये बातें मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती हैं, इसलिए मैंने समझा कि क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको सिखा दिया जाए कि किस प्रकार से ऊंचे नीचे स्थानों का निर्माण हुआ है, पहले क्या है, फिर दूसरे क्रम में क्या बना, उसके बाद क्या बना, कैसे बना वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रॉ मटेरियल सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा रॉ मटेरियल सीखना पड़ेगा। तो भी डालेंगे आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। अब देखिए बड़ा पेचीदा मामला है, बड़ा पेचीदा मामला है। जब से मानव ने इस धरती पर आया है तब से इस धरती को जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक इस धरती के बारे में पूरी जानकारी वो नहीं ले पाया। देखिए धरती कैसी है, धरती कैसी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी कुछ तरबूज की भांति है, पृथ्वी देखने में तरबूज की भांति है, ठीक है। और इस पर तरबूज की तरह इस प्रकार से धारियां भी होती हैं, इस प्रकार से तरबूज की तरह धारियां भी होती हैं। देखा है कभी आपने पृथ्वी का चित्र? अपने स्कूल में देखना, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब, लेकिन वो केवल इस प्रकार की धारियां नहीं थी, वो इस प्रकार की धारियां होती हैं, ठीक है। इन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल आंतरिक भाग को इसमें जानकर ले रहे हैं। तो जब ये तरबूज की भांति दिखाई देती है तो पृथ्वी को जानने के लिए, पृथ्वी को खोदा कई बार, कई भूगोलवेत्ताओं ने, कई मानव कालांतर से इसको खोद के देखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज तक इसके आर पार कोई भी क्या है, इसके आर पार कोई भी एक गड्ढा नहीं कर पाया। देखना चाह रहे थे अंदर से ये कैसी है, ये देखना चाह रहे थे अंदर से कैसी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो इसके आर पार पूरा डगिंग कर सका हो। जब सारे जितने भी फावड़े थे सब फावड़ों से खोद के देख लिया, जितनी भी जेसीबी मशीन थी, जितनी भी आधुनिक मशीन थी, सबसे खोद के देख लिया, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो फिर इसके अंदर की क्रियाओं के आधार पर, इसके अंदर की क्रियाओं के आधार पर एक वैज्ञानिक हुए, कौन, स्वेज साहब, कौन, स्वेज। तो स्वेज ने इसकी आंतरिक क्रिया के आधार पर इसको 3 भागों में विभक्त किया है, इसको 3 भागों में विभक्त किया है। और इसके लिए मैं तरबूज का एग्जांपल आपके लिए लूंगा, तरबूज का एग्जांपल, ठीक है। जब तरबूज आप खरीदने के लिए जाते हैं तो तरबूज क्या है भाई, आपको ऐसा तो है नहीं कोई आपके खाने के लिए कोई आपको 1 पाव तरबूज दे देगा। तरबूज तो 2 किलो 4 किलो से स्टार्ट होता है। तो क्या करेगा बाबूजी, क्या करेगा, जब तरबूज खरीदने के लिए जाएंगे, बाबूजी आपको लेना है तो ले लीजिए, तरबूज तो मीठा है। तो अरे मीठा है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं पिछली बार तेरे से लेके गया था और फिर क्या हुआ था, फिर वो पूरा का पूरा हमने पशुओं को डाल दिया, अपने भैंस को डालना पड़ा, हमें हमारे गाय को डालना पड़ा, मजा नहीं आया। बाबूजी तो एक काम करो, आप ये टंकी लगवा लो, इसमें क्या कर लो, टंकी लगवा लो, खाकर देख लेना, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है ले लेना, नहीं तो मेरे पास रखा है। ये तरकीब आपने देखी होगी तरबूज वालों की। तो स्वेज साहब ने भी क्या किया, काम किया है, स्वेज साहब ने भी पृथ्वी के एक वृत्त काट ली है, ठीक है, और इसके आंतरिक भागों को इन्होंने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया है। अब ये जो रेड कलर का भाग है, जो रेड कलर का भाग है, ये है बीच का भाग, ये क्या है, मध्य का भाग। ऊपर के भाग को इन्होंने क्या कहा है, ऊपर के भाग को क्रस्ट कहा है। क्या कहा है, क्रस्ट, CRUST, ऊपर के भाग को क्रस्ट कहा है। और ये जो बीच का भाग है इसे मेंटल कहा है। और ये जो नीचे का भाग है इसको कोर कहा है, इसको क्या कहा है, कोर। तो ये क्रस्ट हुआ, ये मेंटल हुआ, और ये क्या है, ये कोर है, ये क्या है, कोर है, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में, इसे मैग्मा बोलते हैं, इसे मैग्मा बोलते हैं।
तो जब तुम्हारा फावड़ा जाएगा, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, ये 100 डिग्री से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। तो यहाँ पर आपके सारे फावड़े, सारे जेसीबी जाके क्या हो जाएंगे, वो सब स्वाहा हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। तो यही कारण था जिस वजह से पृथ्वी के आर पर आकर नहीं कर पाए। और देखिए ये जो परत है, ये जो परत है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। और जो गरीब किताबें होती है ना, जो गरीब किताब होती हैं, उसमें इसका नाम क्या लिखा रहता है, इस परत का नाम सियाल लिखा रहता है, सियाल, ठीक है। और इस परत का नाम क्या है, सीमा, ठीक है। और इस परत का नाम क्या है, कोर, क्या लिखा रहता है, इसका नाम नीफे, इसका दूसरा नाम नीफे। इसे आप ऊपरी परत भी कह सकते हो, इसे आप भूपर पट्टी भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से इसका लिखा हुआ है। अब एग्जाम कैसे क्रैक होता है, इस बात को सीखो। आपके लिए छोटी सी किताब लिख दी गई, क्योंकि आर्ट साइड के बच्चों को पढ़ना है, साइंस साइड के बच्चों को पढ़ना है, कॉमर्स वालों को पढ़ना है। तो बोल दिया इस परत में क्या है, इस परत को सियाल कहते हैं। रट लिया, रट लिया। रटने से क्या होगा, रटने से एग्जाम नहीं निकलने वाला, रटने से एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो इसको क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट। तो अगली बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया भाई, जैसे आपने क्रस्ट याद कर लिया, सियाल याद कर लिया, पूछा बताइए निम्न में से भूमि की कौन सी परत में, धरती की कौन सी परत में, धरती की कौन सी परत में मैग्नीशियम है, ठीक है। अब कैसे, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आपने तो रटा है ना, आपने समझा नहीं था। अरे सियाल आपको याद करने के लिए उन गरीब किताबों में लिख दिया गया था, लेकिन सियाल को उसको ऐसे लिखना था, सियाल, ठीक है, सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कण होते हैं यहां पर, इस प्रकार से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कण होते हैं। ये क्या है, सीमा, इसको ऐसे लिखना था। उसकी किताब थोड़ी बिकती है वो ऐसे लिख देता, क्योंकि आपको समझ नहीं आ पाती, आप साइंस साइड की भाषा समझ नहीं पाते हैं, आप आर्ट साइड के हैं। तो ये क्या है, एस आई का होता है सिलिकॉन, ए एल का मतलब एल्यूमिनियम, क्या होता है, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम, अरे मैग्नीशियम को तो Mg होता है, लेकिन क्या है, ये इसने जर्मन भाषा में लिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, Ma, स्पेलिंग तो ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम। नीफे, नीफे, ये निकिल और फेरस है। तो भूमि की जो ऊपरी परत है, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए, इसे हटा दीजिए, फिर मैं इन बातों को लिखवा देता हूं, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए जिससे, तो भी डालेंगे आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, ठीक है। इसको समझने के पश्चात ही हम पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, कैसे एक पृथ्वी के एक पृथ्वी के लड्डू से कैसे 7 महाद्वीपों में ही बन गई, तो इसको समझने के पश्चात ही आप पृथ्वी के गर्भ में ही सारी राज छुपे हुए हैं, सारे राज छुपे हैं। तो जल्दी से इसे डायग्राम को बनाइए और इन चीजों को भी साथ में लिख लीजिए। जल्दी से कीजिए। हो गया। अब लिखेंगे, ये आंतरिक भाग डाल चुके हैं, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में, पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में कालांतर से ही मानव ने जानने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया गया है, परंतु मानव के सभी प्रयास असफल रहे, परंतु मानव के सभी प्रयास असफल रहे। आज तक कोई भी पृथ्वी को आर पार नहीं खोद पाया है। तब 19वीं शताब्दी में शताब्दी क्या होता है, शताब्दी होता है 100 वर्ष का समय। 19वीं शताब्दी में
एडवर्ड स्वेज ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर अध्ययन की दृष्टि से पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। नंबर एक लिखेंगे क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर। ठीक है, अब पहला डालेंगे क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? पहला टॉपिक डालेंगे क्रस्ट। पहले लिखेंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को जिस पर मानव और जीव जंतु अपना क्रियाकलाप करते हैं अर्थात उद्भव और विकास करते हैं, उसे क्रस्ट भूपर्पटी ऊपरी परत ओब्लिक लगाते रहेंगे, ऊपरी परत ओब्लिक सियाल कहा जाता है। इस परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है। नीचे नोट करके लिखेंगे इस परत का स्वभाव अम्लीय है। अब जब मैं आपको मृदा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अम्लीय क्या होता है। इस परत का स्वभाव अम्लीय है। मृदा को जब मापते हैं, मृदा को जो चेक करते हैं, मिट्टी को जो चेक करते हैं, तो इसको पीएच वैल्यू मापते हैं। तो वहां पर यदि 7 क्या है, उदासीन है, 0 से लेकर 14 तक क्या है, वो मृदा वैज्ञानिकों का अपना अनुमान है। तो वहां पर यदि ऊपर की तरफ जाता है तो क्षारीय है, 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय है, और 7 से नीचे आता है अम्लीय है। जब मृदा टॉपिक आएगा तब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल बात आप लिख लीजिए इस परत का स्वभाव अम्लीय है। ठीक है, कैसा है? अम्लीय है। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 मेंटल। लिखेंगे ऊपरी परत के नीचे, लिखेंगे ऊपरी परत के नीचे की परत को मेंटल के नाम से, ऊपरी परत के नीचे की परत को मेंटल के नाम से स्वेज सर ने व्याख्यात किया है। स्वेज वैज्ञानिक ने बताया है। ठीक है, इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। इस परत का स्वभाव क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। इसका क्या है? अम्लीय है। ऐसा है, अम्लीय है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। ठीक है, नंबर 3 लिखेंगे। नंबर 3 स्वेज सर ने तीसरे भाग को कोर के रूप में दर्शाया है। इस परत में निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता है। इस परत का स्वभाव चुंबकीय है। ठीक है, इस परत का स्वभाव चुंबकीय है।
अब यहां से नीचे नोट करके लिखेंगे। अब ये जो परत है इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्वों की अधिकता है, तो अगला इसमें लिखेंगे नीचे नोट करके। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, इस वाले पोर्शन को। ये तो आपको पता चली गया है क्या है, क्रस्ट है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो कण है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कण जो है ये क्या है, काफी दूर दूर हैं। लेकिन यहां पर जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कण इसकी अपेक्षा क्या है, पास पास में है। ठीक है, तो जब यहां पर कण दूर दूर हैं तो इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और डेंसिटी यानी कि घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, यहां पर टेम्परेचर जो है, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा और घनत्व भी क्या है, थोड़ा सा बढ़ेगा। और यहां पर जो कण है, यहां पर जो निकेल और फेरस के कण है वो क्या है, बहुत पास पास में है, बहुत पास पास में है। तो इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, और घनत्व भी क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, इससे घनत्व भी क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। अरे नहीं समझे, डेंसिटी को नहीं समझे, घनत्व क्या होता है। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और क्लास में कितने हैं, बच्चों की संख्या 50 है, और मान लीजिए आपके कमरे जितना कमरा है, ठीक है, वो 10 बाई 12 का कमरा है, 50 बच्चे बैठे हैं, और वहीं पर मैं क्या करता हूं, वहीं पर उसके 3 गुना, वहीं पर 3 गुना बच्चों को कहता हूं कि आज आपको यहीं पढ़ना है, बारिश काफी हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, सर्दी के मौसम में भी क्या होगा, गर्मी का आभास होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे जो पास में जब सघनता आती है इसे बोलते हैं घनत्व। जब चीजों को पास पास में रखते हैं, एक कमरे में 50 बच्चे बैठे थे, अब उसी में क्या है 150 बैठा दिए, बिल्कुल पास पास सटे हुए बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल पास पास में बैठे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। अरे जैसे गांव में क्या होता है, गांव में मकान क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसे कहते हैं घनत्व मकानों का क्या है, कम है। लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग, दूसरी के ऊपर तीसरी बिल्डिंग, इस प्रकार से क्या है, फ्लैट में लोग रहते हैं। ठीक है, फ्लैट में लोग रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वहां घनत्व क्या है, वहां घनत्व संकुचित है। यानी कि ये मान लीजिए यदि आपका कोई 1 फुट की जगह है, 1 फुट की जगह में आपने, या एक डब्बे के अंदर ही बहुत सारे मार्कर रख दिए, कम जगह में ज्यादा चीजों को रख देना, वो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है मात्रा, घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, यानी कि कितने आयतन में आपने कितनी चीजों को रखा है, कितने लोग रहते हैं, इससे मतलब है। तो जैसे ये पास पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ जाएगा, और यदि दूर दूर होते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको सघनता कहते हैं, इसको घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो हैरी हेस साहब क्या कह रहे हैं, हैरी हेस साहब कह रहे हैं, ये कहते हैं कि यदि पास पास में, ये कह रहे हैं, हैरी हेस साहब कह रहे हैं कि जो परत है, ये जो परत है, यदि हम इसको क्या मान लें, इसको ये ऊपरी परत मान लें। ठीक है, ये ऊपरी परत है, और ये क्या है, ये आपकी बीच की परत है, और ये बिल्कुल आंतरिक परत है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वाला पोर्शन अलग स्पीड से घूमेगा, और इसके घूमने की क्या होगा, स्पीड काफी कम होगी, ये कम होगी, ये कम गति से घूमेगा, और ये क्या है, ये मध्यम गति से घूमेगा, ये मध्यम गति से घूमेगा, और ये क्या है, ये तीव्र गति से घूमेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट करके लिख लेंगे, अलग से लिखेंगे, नोट लिखेंगे, हैरी हेस के, लिखेंगे हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार ऊपरी परत में तत्वों की, ऊपरी परत में तत्वों की सघनता कम है, अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कण दूर दूर हैं, इसलिए यह परत
इसलिए यह परत कम गति से घूमती है, इसलिए यह परत कम गति से घूमती है। जबकि मध्य परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कण पास पास में हैं, तो यहां पर ताप और घनत्व अधिक होने के कारण यह भाग मध्यम गति से घूमेगा। जबकि आंतरिक भाग में निकिल और फेरस की सघनता अत्यधिक है, जिससे ताप अधिक होने के कारण यह अत्यधिक तीव्र गति से घूमेगी। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक बना लीजिए, इसमें एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक टॉपिक बनाएंगे, गति और ऊर्जा। आज तक आपने पृथ्वी की दो गतियों के विषय में जाना होगा। एक टॉपिक बनाएंगे, पृथ्वी की गति और ऊर्जा। टॉपिक डालेंगे। अब देखिए, ये आप सीख चुके हैं अच्छी प्रकार से। ये क्या है? ये ऊपरी भाग है, क्रस्ट, और ये मेंटल। ठीक है, तो यहां पर इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम के जो कण है वो दूर दूर है, और यहां पर क्या है? यहां पर पास पास में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कण, और यहां पर निकेल और फेरस के कण क्या है? ये अत्यंत पास पास में है। तो ये वाला भाग क्या करेगा? इस प्रकार से जान लीजिए, जैसे हम लेते हैं, ये मान लेते हैं मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को हम क्या मान लेते हैं? ये ऊपर नीली कैप हमने रख दिए है, तो ये क्या है? ये ऊपरी भाग है, ये क्रस्ट वाला भाग है। ये रेड वाला भाग क्या है? ये मेंटल वाला भाग है। और व्हाइट वाला भाग क्या है? ये आपका कोर वाला भाग है। ठीक है, तो यहां पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कण क्या होते हैं? ये पास पास में दूर दूर होते हैं, तो ये क्या है? ये कम गति से घूमेगी। लेकिन ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये बड़ी तेजी से घूमेगा, इसके मुकाबले तेजी से घूमेगा। ठीक है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है, कोर वाला पोर्शन, ये क्या है? ये अत्यंत तीव्र गति से घूमेगा। तो जब इस प्रकार से स्पिन होगा, जब इस प्रकार से गति होगी, तो क्या होगा? ये तो यहां पर भाई, यदि सपोज करो ये ऊपर का पोर्शन है, क्रस्ट वाला, और ये मेंटल वाला है, तो ये क्या है? जब गति होगी तो यहां पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, नहीं होगी? आप हाथों को ऐसे कीजिए, ये क्या हुआ? यहां पर ये गर्माहट सी आ गया हाथों में। ठीक है, तो यहां पर एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जिसे क्या कहेंगे? जिसे कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ऐसी ये क्या है? क्रस्ट है। और ये क्या है? मेंटल है। ठीक है, और ये क्या है? ये कोर है। तो मेंटल और कोर ये भी स्पिन कर रहे हैं, तो यहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा। तो टॉपिक डालेंगे आप, पृथ्वी की गति और ऊर्जा, और ये डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे। इसे आप जान चुके हैं, क्या है? क्रस्ट है, ये मेंटल है, और कोर है। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए, और फिर इसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप, पृथ्वी की परतों में तत्वों के केंद्रण, पृथ्वी की परतों में तत्वों के केंद्रण घनत्व और तापमान के कारण
और तापमान के कारण गति में असमानता पाई जाती है, गति में असमानता पाई जाती है, जिससे जिससे क्रस्ट और मेंटल के बीच में जिससे क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का भंडार कहलाती है। और अक्षय ऊर्जा का भंडार क्या है? जिसके समाप्त होने की संभावना न हो। बिजली बनाने के लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिसे अक्षय ऊर्जा का भंडार कहते हैं। वहीं मेंटल और कोर के बीच में उत्पन्न होने वाली विशेष ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे नोट। इस प्रकार लगभग एक वर्ष में 2 से 5 सेंटीमीटर पृथ्वी की ऊपरी परत खिसकती है। ठीक है, और लिखेंगे औसतन लगभग 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर आपस में डिवाइड कैसे हो रहे हैं, कैसे एशिया महाद्वीप बना, तो उसका मेन कारण क्या है? ये पृथ्वी की गतियां। तो जब इस प्रकार से गति होगी तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं को तो निकलेगी, तो जहां को ये ऊर्जा निकलेगी वहीं से पृथ्वी को क्या कर देगी? ये अपवर्तित कर देगी, ये इसको फाड़कर बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाले चैप्टर में इसको अच्छे प्रकार से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, आराम से घर में बैठ के पढ़ो आप। ठीक है, आपका जो भी टारगेट है वो टारगेट, चाहे आपका आईएएस का टारगेट हो, चाहे पीसीएस का टारगेट हो, वो आप इस आधुनिक जमाने में घर पर ही बैठकर पूरा हो सकता है। और जो 2024 का आपने समूह ग की वैकेंसी का बनाया है, ये तो बड़ा चुटकियों का खेल है। बस आपकी तैयारी क्या है? तैयारी आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। रटने वाली विद्या से काम नहीं चलनेगा। अरे आज एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप बताना। ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखिए, बताओ निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी है आपका यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन सी है गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका ए व बी। ठीक है, तो इंतजार रहेगा मुझे इस क्वेश्चन के आंसर का। आपको इस क्वेश्चन को करने से पता चल जाएगा कि रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। 1000 क्वेश्चन रटोगे, अरे 2000 क्वेश्चन रटोगे, फिर से 5000 क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। एक बार बेसिक तरीके से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है,
अरे आपने एक ही बार तो एसएनआर पढ़े थे, एक ही बार तो एबीसीडी पढ़ी थी, क्या आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्या आपको संविधान पढ़ने के लिए दोबारा से एसएनआर पढ़ने पड़े, क्या आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए दोबारा से आपको एबीसीडी पढ़नी पड़ी? नहीं। तो बेसिक तरीके से यदि पढ़ते हो तो क्या होगा, आप आराम से हर क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाओगे, और यदि आप में दम है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना। ठीक है, तब हम बताएंगे कल आपको, या आप हमें कॉल कर लेना, आप हमें कॉल कर लेना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है, या आप सीधा व्हाट्सएप कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।